चैप्टर का नाम है मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, मजा आ जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, है ना। इतनी आसान ट्रिक्स बताऊंगा कि सारा चैप्टर आपका बहुत आसानी से कवर हो जाएगा, है ना। तो अपना चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, ये है अपनी नॉर्मल जिंदगी, ये है अपनी नॉर्मल जिंदगी, और ये है क्या, मेंटोस जिंदगी। ये नॉर्मल जिंदगी, ये है मेंटोस जिंदगी, है ना। फर्क क्या है, देखो, ये नॉर्मल जिंदगी हमारे सबके घरों में क्या है, ये गमले होते हैं, और गमले में क्या होती है, मिट्टी होती है, और मिट्टी से ये प्लांट जो है अपना पानी अब्सॉर्ब करेगा, वाटर अब्सॉर्ब करेगा, और क्या है जो इसमें मिनरल्स है ना, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, वो सब भी ये अब्सॉर्ब करेगा अपने लिए जरूरी सामान। ठीक है, इतनी सिंपल सी बात है। और आप बाहर ग्राउंड में देख लो, या आप जाके अपने खेतों में देख लो, है ना, नॉर्मली कंडीशन क्या है कि प्लांट जो है वो मिट्टी में ही लगा होना चाहिए, तभी वो जिंदा रह पाएगा। ठीक है, बट एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था क्या, जूलियस वॉन सैक्स। उन्होंने क्या किया, 1860 में ये मेंटोस जिंदगी लोगों को दिखाई। अब मेंटोस जिंदगी क्या है, उन्होंने क्या बोला कि बिना सोयल के भी, मतलब क्या है, बिना मिट्टी के भी प्लांट्स को उगाया जा सकता है। बिना मिट्टी के भी कैसे उगाया जा सकता है, तो उन्होंने क्या किया, एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन तैयार किया ना। उन्होंने न्यूट्रिएंट का एक सॉल्यूशन बना लिया बेसिकली, है ना। अब क्या है, उन्होंने क्या है, मान लो यहां पे उसने पानी भर लिया, और पानी में जो भी प्लांट के लिए जरूरी सामान था, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, वो सब क्या किया, इस पानी में डाल दिया, है ना। एक तरीके से न्यूट्रिएंट का सॉल्यूशन बन गया, और ये प्लांट यहां पे अपने जिंदा है, प्लांट अपने यहां पे जिंदा है। ठीक है, अब इसका जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। ये अपनी क्या है, बेसिकली ये अपनी क्या है, इस टेक्निक को, है ना, इस टेक्निक को, कौन सी टेक्निक, कि बिना मिट्टी के हमने प्लांट को उगा दिया, इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक बोलते हैं। और ये किसने डेवलप की थी, जूलियस वॉन सैक्स ने। कब, 1860 में डेवलप की थी। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या बताया था कि प्लांट कैन बी ग्रोन इन कंप्लीट अब्सेंस ऑफ सॉइल। मतलब क्या है, सॉइल की अब्सेंस में उन्होंने प्लांट्स को उगा के दिखा दिया, मेंटोस जिंदगी। और नॉर्मल जिंदगी क्या बोलती थी कि मिट्टी के बिना अपना प्लांट जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, और कैसे ग्रो किया था उन्होंने, इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन तो देने पड़ेंगे, प्लांट को न्यूट्रिएंट्स तो देने ही पड़ेंगे। ठीक है, और हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक से क्या क्या उगाया गया, इसके बारे में भी तीन चीजें एनसीईआरटी में लिखी हुई है। एक है अपना सीडलेस ककंबर, एक है अपना टोमेटो, और एक है अपना लेट्यूस। ये 3 प्लांट अपने हाइड्रोपोनिक टेक्निक से उगाए गए, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, अब देखो इस टेक्निक का फायदा देखो, आप इस टेक्निक का फायदा देखो, है ना। मान लो इसमें हमने कैल्शियम भी डाला, मैग्नीशियम भी डाला, है ना, बहुत सारी चीजें डाली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन से मान लो कैल्शियम को मैं रिमूव कर देता हूं। अब कैल्शियम के रिमूव होने से प्लांट में जो चेंज आएंगे हम उनको नोट डाउन कर लेंगे, है ना। बेसिकली क्या है, हम उस एलिमेंट की, उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी सिम्टम हम उसके नोट डाउन कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। दूसरा एग्जांपल ले लो, मान लो मैं इस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन से आयरन को बाहर निकाल दूं, तो आयरन के निकालने की वजह से, है ना, आयरन की कमी की वजह से प्लांट में जो चेंजेस आएंगे उनको हम नोट डाउन कर लेंगे, है ना। ऐसे इस टेक्निक से हमें बहुत सारी चीजें पता लग सकती है ना। और इससे मिट्टी से ऐसे निकालना बहुत मुश्किल होता है ना, ऐसे नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इतनी बातें तो अपनी क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखो एक सिंपल सी बात है। अब यहां पे हमारे सामने एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन आ जाती है। देखो, जो प्लांट होता है ना, प्लांट वो टोटल, देखो अपनी टोटल क्या है, टोटल 105 एलिमेंट अपने प्रेजेंट है। ठीक है, और प्लांट जो है 105 में से मोर देन 60 को क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है। प्लांट जो है 105 में से मोर देन 60 को अब्सॉर्ब करता है। ठीक है, इसको मैं आपको एक अच्छे एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं। देखो, मान लो ये प्लांट है, ये सॉइल में लगा हुआ है, मिट्टी में लगा हुआ है। अब मिट्टी से ये बहुत सारे एलिमेंट्स को अब्सॉर्ब करता है, जैसे कि अपने गोल्ड को भी अब्सॉर्ब करेगा, सिलीनियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन, बोरोन, फास्फोरस, स्ट्रोंशियम, इन सबको ये अब्सॉर्ब करता है। ठीक है, अब कैसे बताएं कि इनमें से कौन सा प्लांट के लिए जरूरी है और कौन सा जरूरी नहीं है। जरूरी मतलब जो इसेंशियल है, प्लांट को चाहिए ही चाहिए। ठीक है, मेरा सवाल क्या है, ये प्लांट इस मिट्टी में लगा
लगा हुआ है और ये प्लांट बहुत सारे एलिमेंट्स को क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है। अब हम कैसे बताएं, है ना, इतने सारों में से कैसे बताएं कि कौन सा जरूरी है और कौन सा बिना बात के ऐसे ही है ना, कैसे बताएं, है ना। तो इसका हमें एक क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा, उसकी हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे एक और बात याद रखना, जो स्ट्रोंशियम है ना, स्ट्रोंशियम याद रखना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि स्ट्रोंशियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव है ना, जो न्यूक्लियर साइट होती है, न्यूक्लियर साइट उसके आसपास जो प्लांट होंगे, रेडियो एक्टिविटी है ना, वहां पे ये पाया जाएगा प्लांट्स के अंदर स्ट्रोंशियम, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं कि कैसे बताएं कि कौन सा, मान लो अपने पास मैग्नीशियम है, कैसे बताएं कि इसेंशियल है या नहीं है, मोलिब्डेनम है, कैसे बताएं इसेंशियल है या नहीं है, सेलेनियम है, कैसे बताएं ये प्लांट के लिए इसेंशियल यानी जरूरी है या नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी, है ना, कि कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है। मान लो मैं आपको बोल दूं कि कैल्शियम जो अपना है वो इसेंशियल एलिमेंट है, कैल्शियम जो अपना है वो इसेंशियल एलिमेंट है, ठीक है। अब कैल्शियम की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिसके बेस पे मैंने ये बिल्कुल श्योर होके बोल दिया कि कैल्शियम एक इसेंशियल एलिमेंट है ना, उसके कुछ क्राइटेरिया होंगे, उसे कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो मैं वो रूल आपको बताने जा रहा हूं जो एनसीईआरटी में दिया है, इनको याद करना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, इनसे बहुत ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, है ना, ऐसा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो देखो अगर कैल्शियम, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, देखो अगर कैल्शियम इसेंशियल एलिमेंट है तो वो नेसेसरी होना चाहिए, नेसेसरी किसके लिए, नॉर्मल ग्रोथ के लिए और नॉर्मल रिप्रोडक्शन के लिए, ये पहली बात होगी। पहली बात क्या हुई, अगर कैल्शियम इसेंशियल एलिमेंट है तो नेसेसरी मतलब जरूरी, जरूरी मतलब चाहिए ही चाहिए, किसके लिए, नॉर्मल ग्रोथ के लिए और नॉर्मल रिप्रोडक्शन के लिए, है ना। अब क्या है, सिंपल सी बातें हैं कि अगर कैल्शियम इसेंशियल है तो बिना कैल्शियम वो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकता, है ना, ये इसेंशियल का पहली लाइन होगी। अब दूसरी बात हम करने जा रहे हैं, ये पहला क्राइटेरिया होगा। दूसरा क्राइटेरिया देखो, अगर कैल्शियम इसेंशियल है तो वो स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब क्या है, नॉन रिप्लेसेबल। सिंपल सी बात है, अगर प्लांट में कैल्शियम की कमी है तो वो कमी कैल्शियम से ही पूरी की जाएगी, है ना। ऐसा नहीं होगा कि कैल्शियम की कमी है, चलो भाई थोड़ा सा मैग्नीशियम ज्यादा डाल देते हैं, चलो भाई कैल्शियम की कमी है थोड़ा सा आयरन ज्यादा डाल देते हैं, कैल्शियम का काम आयरन कर देगा या कैल्शियम का काम नाइट्रोजन कर देगा, ऐसा नहीं है। कैल्शियम का काम सिर्फ कैल्शियम ही कर सकता है, स्पेसिफिक है वो, उसके प्लांट के लिए स्पेसिफिक उसका फंक्शन है, इसीलिए, है ना, सिंपल सी बात है, स्पेसिफिक है तो वो नॉन रिप्लेसेबल हो जाएगा। ये दूसरी बात हो गई। अब करने जा रहे हैं हम थर्ड बात क्या है, जो अपना कैल्शियम है, कैल्शियम अगर इसेंशियल एलिमेंट है तो वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए किसमें, प्लांट की मेटाबॉलिज्म में, प्लांट की मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। अब पॉइंट मैं आपको रिवाइज कर देता हूं, है ना, कौन से, नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन वाला पॉइंट था अपना, जिसमें हमने लाइफ साइकिल का भी पॉइंट कर लिया, है ना, लाइफ साइकिल वाला भी कर लिया। और क्या था, स्पेसिफिक होना चाहिए, नॉन रिप्लेसेबल होना चाहिए, ये एक पॉइंट किया। और क्या है, मेटाबॉलिज्म वाला हमने एक पॉइंट किया, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं इसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में, कि हम इसेंशियल एलिमेंट्स को कैसे पढ़ेंगे, कैसे डिवाइड करके पढ़ेंगे। देखो मेरे को पता है आपने इस नज़रिए से इस चैप्टर को कभी नहीं देखा होगा, और मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये पूरा एनसीईआरटी को डिक्टेट किया जा रहा है, ठीक है। अब देखो इसेंशियल एलिमेंट्स को दो बेसिस पे डिवाइड किया गया, इसेंशियल एलिमेंट्स को दो बेसिस पे डिवाइड किया गया, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ अ क्वांटिटी रिक्वायर्ड, मतलब कितनी उसकी क्वांटिटी चाहिए इस बेसिस पे, और कौन से बेसिस पे कि उनका फंक्शंस क्या है, और किस बेसिस पे उनका फंक्शंस क्या है। तो पहले क्या देखेंगे, क्वांटिटी रिक्वायर्ड के बेसिस पे क्या होगा, और फिर देखेंगे फंक्शन के बेस पे क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले है क्वांटिटी रिक्वायर्ड, है ना, पहले हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी रिक्वायर्ड। सिंपल सी बात है, देखो इसेंशियल एलिमेंट्स जो होते हैं टोटल कितने होते हैं, 17 होते हैं। इसेंशियल एलिमेंट्स टोटल कितने हैं, 17 होते हैं, है ना। अब 70 में से जो एलिमेंट्स ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, जो एलिमेंट्स ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए वो कौन से हो जाएंगे, मैक्रो एलिमेंट्स, और जो
एलिमेंट्स कम क्वांटिटी में चाहिए वो हो जाएंगे माइक्रो एलिमेंट्स, वो हो जाएंगे माइक्रो एलिमेंट्स। बिल्कुल क्लियर है। और मैक्रो कितने होंगे 9 और माइक्रो कितने हो जाएंगे 8। ठीक है, अब इनको याद करने की ट्रिक बताता हूं। देखो इनको याद करते रहते हो आप, मेरे को पता है, पर इनकी सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। देखो हमें केमिस्ट्री में पता है एस ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक क्या होता है, डी ब्लॉक क्या होता है। देखो एस और पी ब्लॉक के जो भी एलिमेंट आए, मैं फिर से रिपीट करता हूं, एस या पी ब्लॉक के जो भी एलिमेंट आए उनको डाल दो मैक्रो एलिमेंट में, और डी ब्लॉक के जो एलिमेंट आए उनको डाल दो माइक्रो एलिमेंट में। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एस या पी ब्लॉक के एलिमेंट आए तो डाल दो मैक्रो में, और डी ब्लॉक के आए तो माइक्रो में। इसकी सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, क्लब। इसकी सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो है क्लब। क्लब यानी क्लोरीन एंड बोरोन, क्लब यानी क्लोरीन एंड बोरोन, है ना। क्लोरीन एंड बोरोन नेचुरली किसके हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट है, तो आने तो चाहिए थे मैक्रो में, बट ये आएंगे किसमें, माइक्रो में। एक एक्सेप्शन याद रखने। अब देखो एस या पी ब्लॉक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सारे किसके एस या पी ब्लॉक के एलिमेंट है, तो किसमें आ जाएंगे, मैक्रो में। और माइक्रो में डी ब्लॉक के निकल, जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, सारे किसमें आ जाएंगे, माइक्रो में आ जाएंगे। और क्लब अपनी एक्सेप्शन है, होने चाहिए किसमें, मैक्रो में, क्योंकि ये पी ब्लॉक के हैं, पर आएंगे किसमें, माइक्रो एलिमेंट्स में। अब देखो हम इसेंशियल एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ अ क्वांटिटी रिक्वायर्ड फिनिश कर चुके हैं ना। मैं कौन से किए, मैक्रो एलिमेंट्स एंड माइक्रो एलिमेंट्स। अब हम क्या करेंगे, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ अ फंक्शन। तो इसेंशियल एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ अ फंक्शन कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के। एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया हुआ है, मैं गारंटी दे रहा हूं, आप क्रॉस चेक करके देख सकते हो। ठीक है, 4 टाइप के दिए हुए, कौन से स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, और कौन से एनर्जी रिलेटेड एलिमेंट्स, और कौन से एंजाइम एक्टिवेटर और इनहिबिटर, और कौन से ऐसे एलिमेंट्स जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल को ऑल्टर करेंगे, है ना। तो स्ट्रक्चरल एलिमेंट कौन से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। देखो इसको थोड़ी सी ट्रिक लगानी है तो ऐसे याद रख लेना कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लो कि स्ट्रक्चरल एलिमेंट कौन है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट कौन है, तो मेरा आंसर भी यही है कि कौन है। कौन मतलब CHON, कौन। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है एनर्जी रिलेटेड। देखो एटीपी में क्या होता है, फास्फोरस होता है, तो एनर्जी का पी तो ये याद आ गया, है ना। मैग्नीशियम का ऐसे याद रखना, ये क्लोरोफिल में होता है, और क्लोरोफिल में क्या है, फोटोसिंथेसिस होती है और वो सब होता है, तो फोटोसिंथेसिस में एनर्जी का रिलेशन होता है, तो ये थोड़ा ऐसे याद रख लेना। मैग्नीशियम कहां पे है, क्लोरोफिल में है, और क्लोरोफिल में हमें पता है क्या, फोटोसिंथेसिस होती है, और फोटोसिंथेसिस में हमें पता है क्या, एनर्जी का लेना देना होता है, तो ये मैग्नीशियम और फास्फोरस अपने क्लियर हैं। नेक्स्ट है एंजाइम एक्टिवेटर या इनहिबिटर, है ना। वैसे ये एक्टिवेटर ही दिए है ना। मैग्नीशियम किसको एक्टिवेट करेगा, देखो Mg+2 किसको एक्टिवेट करता है, फोटो, फिर से वही याद रखना है, मैग्नीशियम कहां होता है, क्लोरोफिल में होता है, और क्लोरोफिल में क्या है, अपनी क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है ना। तो फोटोसिंथेसिस में कौन से एंजाइम होते हैं, रूबिस्को किस में होता है, C3 प्लांट्स में, और C4 प्लांट्स में कौन सा होता है, पेप कार्बोक्सिलेज, है ना। तो मैग्नीशियम Mg+2 किसको एक्टिवेट करेगा, रूबिस्को एंजाइम को और पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम को। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैग्नीशियम का हमेशा किससे याद रखना है कि मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल के अंदर, और क्लोरोफिल में होती है फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस में एनर्जी का लेना देना, ठीक है, क्योंकि होता ही ना एनर्जी का लेना देना। और दूसरा कैसे याद रखेंगे कि मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में होती है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में 2 एंजाइम होते हैं, रूबिस्को C3 प्लांट में, और पेप कार्बोक्सिलेज होता है अपना C4 प्लांट में। बिल्कुल इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट है Zinc+2, ये किस एंजाइम को एक्टिवेट करता है, अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेस। Zinc+2 किसको, अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेस। और मोलिब्डेनम तो सबको पता ही होता है किसको एक्टिवेट करता है, नाइट्रोजिनेस को एक्टिवेट करता है ना। और ये है क्या है, जो पोटेशियम जो है वो किसको ऑल्टर करता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल को। सिंपल सी बात है, पोटेशियम का लेना देना किसके साथ होता है, स्टोमेटा की क्लोजिंग एंड ओपनिंग के साथ। तो स्टोमेटा की क्लोजिंग ओपनिंग से याद आ जाएगा ऑस्मोटिक पोटेंशियल। अब देखो एक टॉपिक आता है टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट। देखो बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट किसी प्लांट को सिर्फ 10 ग्राम चाहिए, ठीक है। कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट है और वो प्लांट को सिर्फ कितना चाहिए, 10 ग्राम चाहिए। बट अगर किसी कारणों की वजह से, किसी रीजंस की वजह से उस माइक्रो न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन 10 से ज्यादा हो जाए, 15 हो जाए, 20 हो जाए, 25 हो जाए, 30 हो जाए, तो क्या होगा, उस प्लांट को वो नुकसान करने लग जाएगा। सिंपल सी बात है, किसी माइक्रो
न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन जब नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, वो उस प्लांट का नुकसान करने लग जाता है, वो उस प्लांट के लिए टॉक्सिक हो जाता है। ठीक है, अब वो हमसे पैरामीटर पूछ रहे हैं कि आप किस बेसिस पे बोल सकते हो कि कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट कब टॉक्सिक हो ना, हमसे पैरामीटर पूछ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, किसी माइक्रो न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से अगर प्लांट का जो ड्राई वेट है, प्लांट का ड्राई वेट 10% तक रिड्यूस हो रहा है, देखो नुकसान होगा तो वेट क्या होगा, डिक्रीज ही होगा ना। जब हम भी बीमार होते हैं हमारा वजन कम होता है, तो है ना, ड्राई वेट अगर प्लांट का उस माइक्रो न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन के इंक्रीज होने से 10% तक रिड्यूस हो रहा है तो हम उसको बोल सकते हैं टॉक्सिक, हम उसको बोल सकते हैं टॉक्सिक। देखो ड्राई वेट इसलिए देखते हैं हम, वेट वेट क्यों नहीं देखते, क्योंकि सिंपल सी बात है, वेट वेट में क्या आ जाएगा, पानी भी आ जाएगा, वाटर भी आ जाएगा, तो वाटर तो गर्मी होने की वजह से, धूप की वजह से भी तो उड़ सकता है, तो इसलिए हम ड्राई वेट देखते हैं। और टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट में एक बहुत अच्छा एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, किसका, मैंगनीज टॉक्सिसिटी। देखो मैंगनीज क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, मैंगनीज टॉक्सिसिटी का एक एग्जांपल दिया हुआ है। देखो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो यहां पे क्या है, मैंगनीज की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से प्लांट का नुकसान हो रहा है। प्लांट का क्या नुकसान हो रहा है कि मैंगनीज के इंक्रीज होने से आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, तो ये सीधा सीधा प्लांट का नुकसान हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसको याद कैसे रखना है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। देखो अब मैगी याद करो, मैगी पहले कितने की आती थी, 5 रुपए की आती थी, फिर 10 की हुई, फिर 12-13 की, और अब तो ज्यादा की आने लगी शायद। ठीक है, तो क्या है, उसमें जो मैगी की अमाउंट है ना वो उतनी है, बट उसकी मनी जो है, उसका प्राइस जो है वो बढ़ता जा रहा है ना, मतलब मनी ज्यादा, मनी यानी मैग्नीज ज्यादा, मनी ज्यादा, फिर भी मैगी कम, फिर भी मैगी कम, है ना, फिर से आयरन अपना, और मैगी से मैग्नीशियम, और कम से कैल्शियम। ठीक है, मनी ज्यादा फिर भी मैगी कम, बिल्कुल क्लियर है, याद हो गया। अब देखो ये बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं एनसीईआरटी में छोटी छोटी, इनको एक साथ में सिंपल ट्रिक्स की हेल्प से निपटा लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, डिले इन फ्लावरिंग। देखो कहीं पे डिले होने मतलब हम कहीं पे जाने से लेट हो रहे हैं, डिले मतलब कहीं पे जाने पे लेट हो रहे हैं, मतलब हम ये सब डिले होना, लेट होना, जल्दी पहुंचना, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये कहाँ पे पढ़ते हैं हम, फिजिक्स में मोशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं ना। डिले मतलब देरी, और देरी से पहुंचना, जल्दी से पहुंचना, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये हम कहाँ पे पढ़ते हैं, मोशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, वो सब में। तो मोशन, डिले मतलब मोशन, मोलिब्डेनम, सल्फर और नाइट्रोजन, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट है नेक्रोसिस, नेक्स्ट है नेक्रोसिस। देखो इसको सिंपल है, बिल्कुल एक एक चीज याद करवा दूंगा ट्रिक की हेल्प से। देखो नेक्रोसिस में क्या आ रहा है, नेक आ रहा है, नेक मतलब गर्दन, तो गर्दन पे क्या दी जाती है, फांसी। तो पहली चीज क्या है, नेक मतलब गर्दन, गर्दन पे दी जाती है फांसी, मतलब किसी की डेथ हो रही है। तो नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, डेथ ऑफ टिश्यू, सिंपल सी बात। ठीक है, अब देखो किसी की जब डेथ होती है तो हम क्या पूछते हैं कि कब मरा, क्यों मरा, कैसे मरा। ठीक है, कब, क्यों, कैसे मरा। ठीक है, जब किसी की डेथ होती है तो हम क्या पूछते हैं, कब मरा, क्यों मरा, कैसे मरा, कब, क्यों, कैसे मरा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो इनहिबिट सेल डिवीजन। देखो नाम से ही पता लग रहा है, इनहिबिट सेल डिवीजन मतलब सेल डिवीजन पे रोक लग चुकी है, सेल आगे डिवाइड नहीं हो पा रही, मतलब आगे ग्रोथ नहीं हो पा रही, है ना। तो सिंपल सी बात है, देखो जो स्मोकिंग होती है, आपको पता है स्मोकिंग बॉडी के लिए कितनी हानिकारक, कितनी हार्मफुल है ना। तो स्मोकिंग करने से बॉडी की सेल डिवीजन यानी ग्रोथ रुक सकती है ना। स्मोकिंग हमको पता है कितनी हार्मफुल है, स्मोकिंग करने से बॉडी की सेल डिवीजन यानी सेल की ग्रोथ या बॉडी की ग्रोथ रुक सकती है। तो स्मोकिंग से याद आ जाएगा SMOKN, है ना, स्मोकिंग। ठीक है, एस से सल्फर, मोलिब्डेनम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, बहुत सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट है बेनिफिशियल एलिमेंट। देखो आप जो भी काम कर रहे हो, आप नीट क्रैक करना चाहते हो तो सब कुछ आप खुद के लिए, अपने लिए करना चाहते हो ना। देश के लिए कोई कुछ नहीं करना चाहता, देश के लिए कोई कुछ नहीं करना चाहता, देश का बेनिफिट कैसे करना है हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो देश का बेनिफिट कैसे करना है ये सिर्फ एक टाइप के लोगों को पता है, कौन से, सेना के लोग, सेना यानी आर्मी के लोग, जो बॉर्डर पे जवान है, वो असली देश का बेनिफिट करते हैं, है ना। असली बेनिफिट करना
करना किसको आता है? सेना के लोगों को आता है। तो हमें उनसे, सेना के लोगों से सीखना चाहिए कि देश का बेनिफिट कैसे करना है। तो बेनिफिट करना किससे सीखो? सेना से सीखो, सेना से सीखो। से सिलीनियम, ऐसे क्या? सोडियम, ये क्या है? सिलिकॉन, ये है कोबाल्ट। तो बेनिफिशियल सिलीनियम, सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिटिकल एलिमेंट। देखो बहुत आसान ट्रिक है, जब भी क्रिटिकल टाइम आता है, फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम के 3 दिन या 4 दिन जब नीट के रह जाएंगे, मतलब आपका क्रिटिकल टाइम आ जाएगा, तो क्या करना चाहिए? आपको पता ही है क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए? नहा धो के पूजा करनी चाहिए, नहा के पूजा, भगवान की पूजा करनी चाहिए, है ना। क्रिटिकल टाइम में नहा के पूजा करनी चाहिए। मतलब क्या है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये हो जाएंगे अपने क्रिटिकल एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोरोसिस। देखो यार, क्लोरोसिस में तो मैं पर्सनली बता रहा हूं कि मेरे को खुद अपनी ट्रिक में क्लोरोसिस वाली में मजा नहीं आता, मतलब ऐसा लगता नहीं है कि मजेदार है। बाकी तो ठीक है, अच्छी है, पर ये थोड़ी मजेदार नहीं लगती। पर फिर भी अब स्किप तो कर नहीं सकता, तो बतानी तो पड़ेगी, है ना। तो क्लोरोसिस की क्या है? देखो, नहाने के मग में फिर से जाने दिया मोबाइल, है ना। मतलब नहाने के मग में मोबाइल गिर गया था और दोबारा फिर से गिर गया, तो नहाने के मग में फिर से जाने दिया मोबाइल। नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, आयरन, सल्फर, जिंक, मोलिब्डेनम। रोल ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो एलिमेंट्स को याद करने की ट्रिक। देखो ट्रिक्स की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ऐसी ट्रिक बनाई ही नहीं है जो आपको भूल जाए। मतलब लॉजिकल ट्रिक्स बनाई है, देखते ही याद आ जाएंगी, पर एक रिवीजन करना तो आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है ना। ठीक है, स्टार्ट करें। सबसे पहली ट्रिक है जिंक के लिए। सबसे पहली ट्रिक है जिंक के लिए। देखो किसी भी कार में ऑक्स केबल बहुत जरूरी होती है। ऑक्स केबल सबको पता है ना, फोन में कनेक्ट करके जो वो वायर सी होती है, फोन में कनेक्ट करके जो गाने चलाते हैं, तो वो कार में बहुत जरूरी होती है। जरूरी होती है ऑक्स केबल कार में। जरूरी से हमें याद आएगा जिंक, ऑक्स से याद आएगा ऑक्सिन फॉर्मेशन, और कार से याद आएगा कार्बोक्सिलेज एंजाइम। मतलब जो जिंक है वो क्या क्या करेगा? ऑक्सिन की फॉर्मेशन करेगा, और क्या करेगा? कार्बोक्सिलेज एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉपर के बारे में। कॉपर के बारे में दिया हुआ है एक ही पॉइंट, कॉपर क्या करता है? ओवरऑल मेटाबॉलिज्म। तो मैं इसको ऐसे याद करता था कि कॉपर में से ये ईआर को याद रखता था, ईआर, और ये इधर ओवरऑल में ईआर मैच करा देता। देखो इसको बोल के देखो, कॉपर ओवर, तो ये मैच हो जाता था ईआर ईआर। कॉपर क्या करता है? ओवरऑल मेटाबॉलिज्म। क्लियर है। अब नेक्स्ट आते हैं हम बोरोन के ऊपर। देखो बोरोन से क्या याद आएगा अपने को? कि हम बोर हो रहे हैं। बोरोन से याद आएगा कि हम बोर हो रहे हैं। तो जब हम बोर हो रहे हैं तो हमें कहां घूमने जाना चाहिए? सीपी यानी कनॉट प्लेस। हम बोर हो रहे हैं तो हमें घूमने जाना चाहिए सीपी यानी कनॉट प्लेस। तो सी से क्या क्या बनेगा हमारे पास? देखो सी से कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, और क्या बनेगा? सी से पकड़ लो कैल्शियम अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, और क्या बनेगा सी से? सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो बोरोन ये 3 काम कराएगा, और क्या कराएगा? सीपी। पी से क्या आएगा हमें याद? पोलन जर्मिनेशन। तो ये है बोरोन के फंक्शन। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट आते हैं। देखो ये है एक कटायन अनायन बैलेंस की। कटायन और अनायन बैलेंस कौन कौन कराते हैं, ये एक जगह पे कर लेते हैं। देखो कटायन और अनायन, ऐसा नहीं लग रहा कि 2 भाई हैं। कटायन और अनायन 2 भाई हैं, तो दोनों जुड़वा भाई हैं, है ना। तो जुड़वा भाई हैं तो दोनों को एग्जाम में बैलेंस बनाना है, मतलब एग्जाम में बिल्कुल सेम नंबर लाने हैं। तो एग्जाम में बैलेंस बनाना है मतलब सेम नंबर लाने हैं, तो दोनों को आपस में नकल मारनी पड़ेगी। तो नकल की स्पेलिंग यहां है NaKCl। दोनों को, कटायन और अनायन दोनों को एग्जाम में बैलेंस बनाना है मार्क्स का, तो नकल मारनी पड़ेगी। मतलब सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन कराएंगे कटायन और अनायन बैलेंस। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो ये बहुत सिंपल सी ट्रिक है कि मैंने कल पानी, ठीक है, मैंने कल पानी फेकूलाल के ऊपर। फेकूलाल जैसे कुछ भी होता है ना, रामलाल, श्यामलाल, ऐसे ही कोई बंदा है फेकूलाल। मैंने कल पानी फेकूलाल के ऊपर फेंक दिया। लाल मतलब रेड मतलब रेडॉक्स। मैंने कल पानी फेकूलाल के ऊपर फेंक दिया। तो मैंने कल पानी मतलब वाटर स्प्लिटिंग कौन कराएंगे?
मैंगनीज और क्लोरीन। यहां पे दो ट्रिक है, ये वाटर स्प्लिटिंग कौन कराएंगे, मैंगनीज एंड क्लोरीन। और फेंकू लाल, लाल से हमें याद आया रेडॉक्स, है ना, लाल से याद आया रेड, रेड से रेडॉक्स, तो रेडॉक्स रिएक्शन में किसका लेना देना होगा, आयरन का एंड कॉपर का। मैंने कल पानी फेंकू लाल के ऊपर फेंक दिया, वाटर स्प्लिटिंग मैग्नीज एंड क्लोरीन, लाल से याद आया रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन में लेन देन होगा आयरन और कॉपर का। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्लोरोफिल फॉर्मेशन में कौन यूज होता है, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल फॉर्मेशन में होता है मैग्नीशियम। इसको कैसे याद रखना है, बहुत सिंपल सा लॉजिकल ट्रिक्स है। देखो क्लोरोफिल सुनते ही याद आएगा कलर, क्लोरोफिल मतलब कलर। अब घर पे कलर करवाना है, घर पे अगर कलर करवाना है तो कलर बार बार तो होता नहीं घर पे, तो एक ही बार करवाना है तो महंगे वाला करवा लो, अच्छे वाला महंगे वाला करवा लो। तो कलर करवाना है तो महंगे वाला करवा लो, इससे याद आ जाएगा क्लोरोफिल का आते ही, क्लोरोफिल का क्वेश्चन आते ही आंसर क्या जाएगा, मैग्नीशियम। ठीक है, अब तो हो गए अपने ट्रिक्स वाले कवर। अब है अपने बिल्कुल कॉमन सेंस वाले, जैसे नाइट्रोजन है, बिल्कुल कॉमन सेंस है, इसमें कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। नाइट्रोजन प्रोटीन में होता है, सबको पता है, न्यूक्लिक एसिड में होता है, सबको पता है, विटामिन, हार्मोन। फिर भी अगर आपको इसमें लॉजिक ना मिले तो एन 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 पकड़ लेना, जैसे प्रोटीन में एन है, न्यूक्लिक एसिड में एन है, विटामिन में एन है, हार्मोन में एन है, तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा। और फिर से एक कॉमन सेंस का, जैसे फास्फोरस है, अब फास्फोरस न्यूक्लिक एसिड में होता है, इसको कुछ याद नहीं करना। न्यूक्लिक एसिड में क्या है, फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड है, फॉस्फेट ग्रुप है, वहां पे फॉस्फोर होगा, हाँ, ये सिंपल सी बात है। और यहाँ पे एटीपी रिलेटेड रिएक्शन, अब एटीपी, यहाँ पे एटीपी में ही फॉस्फोरस आ रहा है, तो यहाँ पे फॉस्फोरस होगा, कॉमन सेंस है। फॉस्फोरस सेल मेम्ब्रेन में होगा, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की, तो वहां भी फॉस्फोरस होगा, कॉमन सेंस है, कुछ याद नहीं करना, है ना। लास्ट है देखिए कैल्शियम, कैल्शियम सेल वॉल में होता है, सेल वॉल में मिडल लैमेला किसका होता है, कैल्शियम पैक्टेट से मिलकर बना होता है ना, तो इसमें भी कुछ याद नहीं करना, ये भी कॉमन सेंस था। देखो अब हम करने वाले हैं कि नाइट्रोजन का किसी भी प्लांट के साथ आखिर क्या रिश्ता है ना, इनका क्या पंगा होता है, क्या सीन होता है ना। आप इस चैप्टर में जब देखोगे ना तो आपको हर जगह पे नाइट्रोजन भर भर के दिखाई देगी, है ना। नाइट्रोजन फिक्सेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, फिर बाद में हमें अमीनो एसिड बनाने हैं, हर जगह पे नाइट्रोजन है ना। तो क्या होता है जनरली, हम क्या होता है इस चैप्टर में नाइट्रोजन वाली जो चीजें है ना, हम उनको याद करने लग जाते हैं, रटने लग जाते हैं, है ना। बट ये समझने वाली चीजें हैं सारी, हम कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट मिस कर जाते हैं कि नाइट्रोजन का प्लांट के साथ क्या रिलेशन था। ठीक है, तो मैं आपको दो तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक रोड मैप बताऊंगा कि प्लांट को आखिरकार नाइट्रोजन क्यों चाहिए और वो उसको कैसे मिलेगी, है ना। फिर सेकंड दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे किसके बारे में, फिर हम करेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, जो नाइट्रोजन है वो कैसे रेगुलेट होती है, वो प्लांट तक कैसे पहुंचती है, प्लांट से निकलती कैसे है ना, पूरे अपने बायोस्फीयर में, पूरे एटमॉस्फेयर में कैसे वो रेगुलेट हो रही है ना। दो चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक रोड मैप बताने जा रहा हूं कि आखिरकार इस प्लांट को ये नाइट्रोजन क्यों चाहिए और कैसे चाहिए ना, कैसे इसको उठाने वाले। ठीक है, देखो एक बात फिर से बोल रहा हूं कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस रखना, चीजों को मैं बिल्कुल आसानी से समझा दूंगा, मेरी गारंटी। ठीक है, ये अपना क्या है, एक प्लांट है, थोड़ा सा अजीब बन गया, इस पे हंसना मत, है ना। पर मेरे को ये ऐसे बनाना पड़ा, क्यों बनाना पड़ा वो अभी पता लग जाएगा, जैसा तैसा है, पर ये अपना बेचारा एक प्लांट है, एक अपना पेड़ है। ठीक है, अब पेड़ में आपको पता लग रहा है ये अपनी क्या है, स्टेम है, और ये जो निकली हुई है ये क्या है, इस प्लांट की रूट्स हैं, और ये इस प्लांट्स की क्या है, लीव्स हैं। यहां पे पत्तियां ही पत्तियां हैं, लीव्स हैं बेसिकली। ठीक है, और हम क्या बातें क्लियर कर चुके हैं, देखो इस प्लांट को नॉर्मली जीने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। इस प्लांट को प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब प्रोटीन किससे मिलके बनता है, ये बात हम कर चुके हैं, किससे, अमीनो एसिड से मिलके बनता है। और किसी भी अमीनो एसिड को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। तो बेसिकली हमें करना क्या है, इस प्लांट को ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करानी है। ठीक है, अब एक लॉजिकल बात है यार, नाइट्रोजन यहां से तो घुस नहीं सकती, ऐसा तो होगा नहीं ना कि लीव्स में से डायरेक्ट नाइट्रोजन हवा में उड़ रही है, ये एटमॉस्फेयर में तो नाइट्रोजन बहुत सारी है, तो वो डायरेक्ट ऐसे लीव से एंट्री ले जाएगी, ऐसी तो कोई सुविधा यहां पे उपलब्ध नहीं है ना, ऐसे स्टेम से घुस सकती है ना। तो प्लांट जो भी अब्सॉर्ब करता है वो कहां से अब्सॉर्ब करता है, रूट्स के थ्रू अब्सॉर्ब करता है ना। जैसे पानी है, वाटर को प्लांट अब्सॉर्ब करेगा, मिनरल्स हैं उनको कहां से अब्सॉर्ब करेगा, रूट्स से ही तो अब्सॉर्ब करेगा। ये हमें लॉजिक बात है। तो एक ही
रास्ता है इस प्लांट के पास नाइट्रोजन को पहुंचाने का एक ही रास्ता है कि हम उसको रूट्स के थ्रू अब्सॉर्ब कराएं, है ना। ये एक पॉसिबल रास्ता है, रूट्स के थ्रू हमें क्या करानी है, अब्सॉर्ब करानी है। तो अब देखो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। हमारे पास क्या है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी नाइट्रोजन भरी पड़ी है, बहुत सारी नाइट्रोजन है हमारे पास बाहर एटमॉस्फेयर में। हम क्या करते हैं कि इस नाइट्रोजन को क्या है, रूट्स के थ्रू अंदर घुसा देते हैं और प्लांट को ये मिल जाएगी। बहुत सिंपल है, ठीक है। बट ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि प्लांट की रूट्स जो हैं वो नाइट्रोजन को सिर्फ एक ही फॉर्म में अब्सॉर्ब कर सकती हैं। कौन सी फॉर्म में? नाइट्रेट आयन की फॉर्म में, है ना। ऐसे डायरेक्ट अब्सॉर्ब नहीं होगी। मैंने क्या बोला कि प्लांट की रूट्स जो हैं वो नाइट्रोजन को सिर्फ एक फॉर्म में अब्सॉर्ब कर सकती हैं। किसमें? नाइट्रेट आयन की फॉर्म में, नाइट्रेट आयन की फॉर्म में। इतनी बातें अपने को समझ आ चुकी हैं, इतनी बातें अपने को समझ आ चुकी हैं। तो हमें बेसिकली चाहिए क्या, अब नाइट्रेट आयन बनाना है। हमें बेसिकली चाहिए क्या, हमें नाइट्रेट आयन बनाना है। और बनाना कैसे? देखो हमारे पास नाइट्रोजन अल्टीमेटली कहां पे है, अल्टीमेटली कहां है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी नाइट्रोजन हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को हम क्या करेंगे, अमोनिया में कन्वर्ट कर देंगे, अमोनिया में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस अमोनिया के अंदर क्या कर देंगे, ऑक्सीडेशन कर देंगे। ऑक्सीडेशन के बाद इससे क्या बन जाएगा, अपना नाइट्राइट आयन बन जाएगा। ये बन जाएगा अपना नाइट्राइट आयन बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस नाइट्राइट आयन में फर्दर ऑक्सीडेशन कर देंगे। अब अपना क्या बन जाएगा, इसमें ऑक्सीडेशन से अपना बन जाएगा क्या, नाइट्रेट आयन बन जाएगा, नाइट्रेट आयन। और याद करो मैंने क्या बोला था कि हमें अल्टीमेटली चाहिए क्या था, अपना नाइट्रेट आयन ही चाहिए था। अब ये नाइट्रेट आयन जो है ये इन प्लांट की रूट्स के थ्रू अंदर अब्सॉर्ब हो सकता है। और ये सारा किसमें, सॉइल में बन रहा है, मिट्टी में बन रहा है ना। तो अब क्या है, अपना जो नाइट्रेट आयन है वो प्लांट के अंदर यहां पहुंच चुका है, ठीक है। अब ये नाइट्रेट आयन ट्रेवल करके कहां पहुंच जाएगा, प्लांट की लीव्स में पहुंच जाएगा, प्लांट की पत्तियों तक ये पहुंच गया। ये अपना नाइट्रेट आयन यहां तक पहुंच गया, ठीक है। अब ये नाइट्रेट आयन यहां पहुंच गया। अब हमें क्या करना है, ये जो रिएक्शन यहां पे हुई है बिल्कुल इसके रिवर्स कर देनी है, बिल्कुल इसके रिवर्स कर देनी है। रिवर्स कैसे, कि हम नाइट्रेट आयन से क्या बना लेंगे, अपना नाइट्राइट आयन बना लेंगे। देखो नाइट्राइट, फिर हम क्या बना देंगे, अपनी अमोनिया बना देंगे, फिर हम अपनी क्या बना देंगे, अमोनिया बना देंगे। और अब ध्यान देना, अब 5 स्टार 10 स्टार लगा लो। अमोनिया से हम आगे क्या बनाएंगे, अपना NH4 पॉजिटिव। हम क्या बनाएंगे, NH4 पॉजिटिव। इसको हम आगे बनाएंगे, ठीक है। अब इससे फर्दर अपना क्या बनेगा, अमीनो एसिड बनेगा। कैसे बनेगा ये हम चैप्टर के लास्ट में देखते हैं, जो अपना वो रिडक्टिव अमाइनेशन, ट्रांस अमाइनेशन, उसमें इसको देखते हैं, ठीक है। अब अमीनो एसिड अपना तैयार है। अब अमीनो एसिड से अपना क्या बन जाएगा, अपना प्रोटीन बन जाएगा। और प्लांट को क्या चाहिए था, प्रोटीन चाहिए था। इतनी बातें अपने को समझ आ गई, ठीक है। अब आपका एक सवाल होना चाहिए कि अगर NH4 पॉजिटिव ही हमें यहां चाहिए था तो NH4 पॉजिटिव हमने यहां क्यों नहीं बनाया और उसको हम अब्सॉर्ब करा के डायरेक्ट करा लेते हैं ना। इतना तामझाम यहां पे जो तामझाम किया, इतना करने की क्या जरूरत थी। तो सिंपल सा लॉजिक है, जो NH4 पॉजिटिव होता है ना, वो क्या होता है, टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक मतलब वो प्लांट के अंदर ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, है ना। इसीलिए हमने इसको क्या किया, यहां थोड़ी सी देर के लिए बनाया है। वो इतनी देर तक प्लांट के अंदर नहीं रह सकता क्योंकि वो टॉक्सिक है। और जो नाइट्रेट है वो टॉक्सिक नहीं है, वो प्लांट के अंदर ज्यादा देर तक रह सकता है। तो ये था बेसिकली अपना कि प्लांट इस नाइट्रोजन का क्या करता है, क्यों करता है और कैसे कैसे करता है। ये था बेसिक, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल। सारी बातें बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि है ना, हमने ये सारा खेल क्यों रचाया। अब हम करने वाले हैं क्या, नाइट्रोजन साइकिल। देखो एक बात मैं फिर से रिपीट कर दूं, जो ये हम पढ़ रहे हैं ना, नाइट्रोजन का लेना देना जो भी पढ़ रहे हैं, इस पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस के साथ देखो यार, है ना। क्योंकि बाकी चीजों तो इस चैप्टर में क्या है, याद करने की है, वो सभी कर लेंगे। बट जो मेन चीज है इस चैप्टर की, ये नाइट्रोजन का लेना देना है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस के साथ देखना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपनी नाइट्रोजन साइकिल को, स्टार्ट करते हैं। देखो अब हम करने जा रहे हैं यहां पे क्या, नाइट्रोजन साइकिल करने जा रहे हैं। बेसिकली अभी जो थोड़ी देर पहले
हमने किया था, मैं उसी बात को एक बार रिपीट करूंगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था कि हमारे पास क्या होती है, हमारे पास क्या होती है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। हमारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में बहुत सारी, जिसको हमने बोल दिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, अब इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया था, हमने किस में कन्वर्ट कर दिया था, अमोनिया में इसको कन्वर्ट कर दिया था, है ना, अमोनिया में। बेसिकली ये काम कौन करता है, अपने बैक्टीरिया भी कर सकते हैं या इंडस्ट्रियल प्रोसेस भी होती है, वो सब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को नाइट्रोजन की अमोनिया में क्या हो गई, फिक्सेशन हो गई, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये अमोनिया बन चुका है ना। अब हमने आगे क्या किया था, अब अमोनिया को हमने आगे कन्वर्ट किया था किसमें, नाइट्राइट आयन में कन्वर्ट किया था, हमने इसको नाइट्राइट आयन में कन्वर्ट किया था। ठीक है, अब आगे हमने क्या किया था, नाइट्राइट आयन को हमने कन्वर्ट किया था, है ना, अभी थोड़ी देर पहले तो कर रहे थे, हमने कन्वर्ट किया था किसमें, नाइट्रेट आयन में, हमने इसको किया था कन्वर्ट नाइट्रेट आयन में। ठीक है, और जो ये प्रोसेस पूरी बनी ना, ये अमोनिया से लेके यहां तक नाइट्रेट आयन तक, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, नाइट्रिफिकेशन, इस प्रोसेस को बोला जाता है। बेसिकली क्या है, देखो ट्रिक बताता हूं, ट्रिक बताता हूं। देखो जहां भी फिकेशन आ जाए ना, फिकेशन आ जाए मतलब फॉर्मेशन हो रही है, फिकेशन मतलब फॉर्मेशन हो रही है किसकी, नाइट्री, नाइट्री मतलब नाइट्राइट आयन या फिर नाइट्रेट आयन, याद रखो तो अच्छी बात है। तो नाइट्रेट आयन की फॉर्मेशन हो रही है, नाइट्रिफिकेशन। यहां क्या था, फिक्सेशन था, यहां क्या है, फिकेशन है, याद रखना। तो ये प्रोसेस हो गई अपनी नाइट्रिफिकेशन। इतनी बातें बिल्कुल ही क्लियर है। ठीक है, अब देखो एक और बात हमने की थी कि जो नाइट्रेट आयन होता है, कि जो नाइट्रेट आयन होता है उसको अपना प्लांट क्या कर सकता है, उसको अपना प्लांट अब्सॉर्ब कर सकता है। तो प्लांट इसको क्या करेगा, प्लांट इसको रूट्स के थ्रू, प्लांट इसको रूट्स के थ्रू क्या करेगा, अब्सॉर्ब कर लेगा। तो नाइट्रेट आयन को अब्सॉर्ब कौन कर लेगा, अपना प्लांट इसको अब्सॉर्ब कर लेगा। अब जो अपनी नाइट्रोजन थी वो किसके पास है, अपने प्लांट के पास है। ठीक है, एक और बात यहां पे आपके मैं बता दूं, देखो ये जो अपने नाइट्रेट आयन बने थे, ये कहां बने थे, अपने सॉइल के अंदर बने थे, मिट्टी के अंदर बने थे, है ना, और इनको क्या अब्सॉर्ब किया, प्लांट ने इनको अब्सॉर्ब किया। ठीक है, पर ये भी तो बात है यार कि जरूरी तो नहीं है कि जितने नाइट्रेट बने सारे के सारे प्लांट ने अब्सॉर्ब कर लिया, है ना, कुछ तो रह जाएंगे, कुछ तो बच जाएंगे, है ना। एफिशिएंसी, प्लांट की एफिशिएंसी 100% थोड़ी है, इसने सारे थोड़ी अब्सॉर्ब किए, तो कुछ वहीं पे सॉइल में रह गए। तो जो सॉइल में रह गए वो कहां कन्वर्ट हो जाते हैं, वापस से अपनी, है ना, देखो नाइट्रोजन यहां से चली थी और जो प्लांट ने अब्सॉर्ब नहीं किए, यूज नहीं किए, वो वापस से अपने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में मिल जाएंगे। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन याद नहीं करना, लॉजिक समझाऊंगा। देखो मैंने फिकेशन का मतलब क्या बोला था, फॉर्मेशन हो रही है, फॉर्मेशन किसकी हो रही है, डीनाइट्री। अब डी का मतलब क्या होता है, अलग हो गया। कौन अलग हो गया, नाइट्राइट, या मैंने क्या बोला था, नाइट्रेट आयन ही याद रखना, नाइट्रेट आयन अपना अलग हो गया। तो डीनाइट्री की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। नाइट्रेट आयन अपना अलग हो गया मतलब प्लांट से जुदा हो गया, प्लांट से अलग हो गया और दोबारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में मिल। ये हो गया अपनी डीनाइट्रिफिकेशन। इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, यहां से मैं ये थोड़ा गंदा लग रहा है लिखने में, एक बार दोबारा लिख देते हैं। तो यहां पे एक बार दोबारा लिख देते हैं साफ साफ करके, डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन, तो ये अपनी प्रोसेस हो गई डीनाइट्रिफिकेशन। इतनी बातें क्लियर है। अब क्या है, अपनी नाइट्रोजन किसके पास है, अब प्लांट के पास है, प्लांट के पास। और जो प्लांट ने यूज नहीं की वो अपनी दोबारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में जा चुकी है। ठीक है, अब यहां प्लांट के पास क्या है, दो पॉसिबिलिटी आएंगी। अपने प्लांट के पास क्या है, दो पॉसिबिलिटी आएंगी। पहली पॉसिबिलिटी क्या आएगी कि 50 साल बाद या 60 साल बाद या 70 साल बाद या 100 साल बाद इस प्लांट की क्या है, उम्र पूरी हो जाएगी और ये क्या है, अपना बेचारा टपक जाएगा। ये प्लांट अपना एक दिन टपक जाएगा, है ना। तो टपक जाएगा तो इसकी डेड बॉडी में अपना नाइट्रोजन का पोर्शन जाहिर सी बात है दिखाई देगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या आएगी कि इस प्लांट को कोई एनिमल्स खा लेंगे, है ना। मान लो हिरण खा लेंगे, जिराफ खा लेंगे, हर्बीवोर्स खा लेंगे। क्या है, इस प्लांट को अपने कोई एनिमल्स खा लेंगे।
इस प्लांट को अपने एनिमल्स खा लेंगे, तो जाहिर सी बात है इस नाइट्रोजन, इस टोटल नाइट्रोजन का पोर्शन अब इन एनिमल्स के अंदर भी अपने को दिखाई देगा, है ना। तो टोटल नाइट्रोजन कहां घूम रही है अपनी, आधी यहां घूम रही है, आधी यहां घूम रही है। इतनी बातें अपने को समझ आती हैं, ठीक है। अब देखो एक लॉजिकल बात देखो कि जिन एनिमल्स ने इस प्लांट को खाया ये भी तो एक दिन टपक जाएंगे, है ना, इनकी भी तो उम्र पूरी होगी, अमर थोड़ी है ये। तो एक दिन क्या है, एक दिन ऐसा अपना वो खतरनाक दिन आया कि ये एनिमल्स भी अपने टपक गए, ये एनिमल्स भी टपक गए। अब नाइट्रोजन कहां आ गई, ये वाली एनिमल्स वाली डेड एनिमल्स में आ गई। तो टोटल नाइट्रोजन कहां घूम रही है, अब डेड प्लांट्स के पास घूम रही है और डेड एनिमल्स के पास अब घूम रही है, ठीक है। अब क्या है, डेड एनिमल्स हो चाहे डेड प्लांट्स हो, उनको क्या होगा, अब डीकंपोजिशन होगी। जो कौन करेंगे, अपने डीकंपोजर्स करेंगे, है ना। तो बेसिकली चाहे डेड एनिमल है चाहे डेड प्लांट है, इन दोनों का क्या बन जाएगा, डिकेइंग बायोमास बन जाएगा। इन दोनों का क्या बन जाएगा, डिकेइंग बायोमास। डिकेइंग बायोमास बेसिकली क्या है, डिकेइंग बायोमास है कि डीकंपोजर्स इनको डीकंपोज कर रहे हैं। ये अपना बन गया डिकेइंग बायोमास। इस पे थोड़ा सा बादल बना देते हैं ना, थोड़ा सुंदर लगेगा। ये डिकेइंग बायोमास। अब क्या है, ये जो डेड एनिमल थे ये भी इसमें पहुंच गए और ये प्लांट भी अपने इसमें पहुंच गए। अब सारी की सारी ये टोटल नाइट्रोजन थी, ये कहां पहुंच गई, अपनी डिकेइंग बायोमास के पास पड़ी है, डिकेइंग बायोमास के पास, ठीक है। अब ये डिकेइंग बायोमास में जो नाइट्रोजन है ये किस में कन्वर्ट कर दी जाएगी, अपनी अमोनिया में कन्वर्ट कर दी जाएगी, ठीक है। ये जो डिकेइंग बायोमास के पास ये नाइट्रोजन पड़ी है, इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें, अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। कौन करेंगे, अपने बैक्टीरिया ही करेंगे। कौन से करेंगे वो बाद में बात है, ठीक है। और इस प्रोसेस को नाम क्या दिया गया, इस प्रोसेस को नाम क्या दिया गया, देखो बिल्कुल अमोनिया की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। तो नाम में क्या आ जाएगा, अमोनिया आ जाएगा। नाम में आ गया अमोनिया आ गया। और फॉर्मेशन होने को मैंने क्या ट्रिक क्या बताई थी कि फिकेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन। फिकेशन का मतलब यहां पे ट्रिक चल रही है कि फिकेशन मतलब फॉर्मेशन। तो अमोनी मतलब अमोनिया, फिकेशन मतलब फॉर्मेशन हो गई, है ना। जैसे इसमें क्या की थी हमने, ये नाइट्रिफिकेशन थी कि नाइट्री मतलब नाइट्रेट आयन, फिकेशन मतलब फॉर्मेशन हो गई, है ना। बिल्कुल सारी बातें क्लियर हो रही है। एक बार प्रोसेस देख लेते हैं कौन सी बनी। नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया अमोनिया में, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब अमोनिया अपनी नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट हो रही है ना, नाइट्राइट नाइट्रेट में, इसको हमने बोला नाइट्रिफिकेशन। अब ये अनयूज्ड, जो प्लांट ने यूज नहीं की, अनयूज्ड अपने नाइट्रेट आयन है, दोबारा से अपने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गए, इसको हमने बोला डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। अब ये है प्लांट में आई अपनी नाइट्रोजन, फिर प्लांट से यहां डिकेइंग बायोमास में अल्टीमेटली पहुंच गई। कैसे भी पहुंचा लो यहीं पहुंचेगी। अब ये डिकेइंग बायोमास में जो नाइट्रोजन है इसको अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया गया और इस प्रोसेस को नाम क्या दिया गया, अमोनी मतलब अमोनिया, फिकेशन मतलब फॉर्मेशन हो रही है। तो ये अपनी पूरी नाइट्रोजन साइकिल है ना। अब एनसीईआरटी में चेक कर लो, है ना। मेरे ख्याल से आपकी एक एक बात यहां पे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि अमोनिफिकेशन कौन से बैक्टीरिया करते हैं, ये नाइट्रिफिकेशन कौन से बैक्टीरिया करते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन कौन से बैक्टीरिया करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होती है, ये हम देख लेंगे। अब थोड़ा याद करने की चीजें बेसिकली आएंगी अपनी। अब देखो ये बैक्टीरिया के नाम एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इसलिए इनको बिल्कुल ही क्लियर कर लेते हैं। देखो नाइट्रिफिकेशन कौन से बैक्टीरिया करते हैं, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोबैक्टर। और डी नाइट्रिफिकेशन कौन, स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। बहुत आसान और मजेदार ट्रिक है। देखो, फ्री में बार्बर से बाल कटा के सिम्बा हुआ फरार, ठीक है। सिम्बा ने बार्बर से बाल कटाए और बिना पैसे दिए फरार हो गया। फ्री में बार्बर से बाल कटा के सिम्बा हुआ फरार। अब देखो, ये तो अपना आ गया फ्री लिविंग और ये सिम्बायोटिक। देखो, फ्री से फ्री लिविंग और सिम्बा से सिम्बायोटिक। अब फ्री लिविंग में देखो, बार्बर के फर्स्ट 3 लेटर पकड़ लेने हैं। बी से बिजरेनकिया, ए से एजोटोबैक्टर, आर से रोडोस्पाइरिलम। अब यहां पे बात करते हैं कि कौन सा एरोबिक होगा, कौन सा एनएरोबिक होगा। तो ऐसे इमेजिन करो कि यहां से ऑक्सीजन आ रही है, यहां से ऑक्सीजन आ रही है और इस डायरेक्शन में जा रही है। अब देखो, यहां से ऑक्सीजन आएगी, जो तो पहले नंबर पे है उसको ऑक्सीजन इजीली मिल जाएगी और जो दूसरे पे है उसको भी थोड़ी बहुत मिल जाएगी। पर तीसरे तक क्या हुआ, ये दोनों ऑक्सीजन को खा गए, तीसरे तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई। मतलब क्या है कि बिजरेनकिया और एजोटोबैक्टर हुए एरोबिक और आर से रोडोस्पाइरिलम हुआ
एनएरोबिक। अब इसमें आ जाते हैं सिम्बायोटिक। देखो सिम्बा हुआ फरार, सिम्बा से सिम्बायोटिक, और फरार में क्या है, 2 लेटर पकड़ लेने हैं, एफ से फ्रैंकिया और आर से राइजोबियम। अब यहां पे एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है जिसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखो जो फ्रैंकिया एंड राइजोबियम है, जब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे ये सिर्फ तब सिम्बायोटिक है, अदरवाइज ये फ्री लिविंग होते हैं। बिल्कुल क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, ये तो घिसा पिटा सबको ही पता होता है कि सयानोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी कौन से होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले, कौन से, नोस्टोक एनाबिना, फ्री लिविंग है, ये सबको पता ही होता है लगभग। बैक्टीरिया में ही कंफ्यूजन होती है, ठीक है। देखो ये एक छोटी सी कंफ्यूजन है, इससे बिल्कुल ही क्लियर रहना है। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो राइजोबियम होता है वो रोड शेप्ड होता है ना, आर फॉर राइजोबियम, आर फॉर रोड शेप्ड, सिंपल सी ट्रिक है, ठीक है। राइजोबियम रोड शेप होता है और कहां पे होता है, लेग्यूम्स में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है। और जो फ्रैंकिया है, फ्रैंकिया वो नॉन लेग्यूम्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, नोड्यूल फॉर्मेशन। नोड्यूल फॉर्मेशन, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एक एक चीज को बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। देखो ये है प्लांट की रूट्स, ठीक है, ये है प्लांट की रूट्स। ये रूट्स में क्या है, सेल है, ये रूट्स की सेल है। अब हमें पता है प्लांट्स की रूट में क्या होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं। ये सीधे सीधे देखो, बिल्कुल सीधे सीधे क्या है, ये रूट हेयर्स हैं। और रूट हेयर्स के बाद बाहर क्या है, इधर सोयल पार्टिकल, बाहर क्या है, मिट्टी है ना। हमें पता है ना कि रूट हेयर्स के थ्रू जो प्लांट है वो मिट्टी से क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करता है, वाटर को अब्सॉर्ब करता है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब इन सोयल पार्टिकल्स के साथ साथ मिट्टी में क्या है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है। कौन से बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया की वजह से, बैक्टीरिया ने क्या किया, इन रूट हेयर्स को इन्फेक्ट कर दिया। बैक्टीरिया ने रूट हेयर्स को इन्फेक्ट कर दिया। तो बैक्टीरिया ने जब इन रूट हेयर्स को इन्फेक्ट किया तो इन्फेक्शन की वजह से क्या हुआ, ये रूट हेयर ऐसे मुड़ गया। ये रूट हेयर इन्फेक्शन की, बैक्टीरिया की इन्फेक्शन की वजह से ये रूट हेयर ऐसे मुड़ गया, हुक शेप बन गया, कर्ल कर गया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जब ये कर्ल का तो ये बैक्टीरिया इसके अंदर एंट्री लेने लग गया। बैक्टीरिया इसके अंदर, प्लांट के अंदर, प्लांट के रूट हेयर्स के थ्रू प्लांट रूट के अंदर एंट्री ले रहा है, ठीक है। और इसने एंट्री लेते ये क्या बना दी, देखो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना ली, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना ली। अब इस थ्रेड के थ्रू क्या है, बैक्टीरिया एंटर करते जा रहे हैं, एंटर करते जा रहे हैं, एंटर करते जा रहे हैं, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया जब अंदर पहुंचेंगे, ये रूट्स की सेल में पहुंचेंगे तो कहां पहुंचे, ये कोर्टेक्स में पहुंचे। ये कहां पहुंचे, इनर कोर्टेक्स में पहुंच गए, इनर कोर्टेक्स में पहुंच गए, ठीक है। अब इनर कोर्टेक्स में जाके, अब इनर कोर्टेक्स में जाके इन बैक्टीरिया ने क्या किया, मॉडिफिकेशन की और ये कैसे बन गए, रोड शेप्ड बैक्टीरियोइड्स बन गए, है ना। फिर से समझते हैं, बैक्टीरिया ने इधर रूट्स में एंट्री की और एंट्री करके कहां गए, वो कहां गए, इनर कोर्टेक्स में गए। और इनर कोर्टेक्स में जाके ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया थे ये मॉडिफाई हो गए, और मॉडिफाई होकर कैसे बन गए, रोड शेप्ड बैक्टीरियोइड्स बन गए, बैक्टीरियोइड्स बन गए, ठीक है। अब बैक्टीरियोइड्स क्या करेंगे, बैक्टीरियोइड्स क्या करेंगे, कॉर्टिकल और पेरिसाइकल, प्लांट्स में, प्लांट रूट में क्या होती है, कॉर्टिकल और पेरिसाइकल सेल जो होती है उनकी डिवीजन कराएंगे, ठीक है। जो ये बैक्टीरियोइड्स हैं ये प्लांट रूट में कॉर्टिकल सेल्स और पेरिसाइकल सेल्स की डिवीजन कराएंगे, ठीक है। अब डिवीजन होगी, ग्रोथ होगी, बहुत ज्यादा डिवीजन होगी, बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी, बहुत ज्यादा डिवीजन होगी, बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी, किसकी, पेरिसाइकल सेल की और कॉर्टिकल सेल की। तो बहुत ज्यादा डिवीजन और बहुत ज्यादा ग्रोथ की वजह से क्या बन जाएंगे, नोड्यूल्स बन जाएंगे ना। एक जगह पे बहुत सारी सेल, ऐसे एक सेल बहुत ज्यादा डिवीजन करे तो क्या है, नोड्यूल्स जैसे बन जाएंगे, ये नोड्यूल्स बन जाएंगे, ठीक है। अब इन नोड्यूल्स का यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है लास्ट, कि ये जो नोड्यूल बनेंगे, ये नोड्यूल बनेंगे, इनका जो प्लांट रूट है उसके साथ डायरेक्ट वेस्कुलर कनेक्शन होता है। अब आपको पूछना चाहिए कि हमने नोड्यूल तो बना लिए, ठीक है, पूरा समझ में आ गया कैसे कैसे बने, पर इन नोड्यूल्स का प्लांट में काम क्या है, मतलब प्लांट ने और बैक्टीरिया ने ये बनाए क्यों। तो सिंपल सी बात है, नोड्यूल क्या
करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और नाइट्रोजन फिक्सेशन हम कर चुके हैं ना, क्या होती है, नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्ट होना नाइट्रोजन फिक्सेशन होते हैं। तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है, नोड्यूल्स के अंदर, इन नोड्यूल्स के अंदर एक एंजाइम होता है, नाइट्रोजिनेस एंजाइम। नाइट्रोजिनेस एंजाइम जो सिंपली क्या होता है, मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन होता है। नाइट्रोजिनेस एंजाइम क्या होता है, मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन होता है, ठीक है। अब नाइट्रोजिनेस क्या करेगा, नाइट्रोजिनेस एंजाइम क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, सिंपल सी बात है। पर यहां पे एक ट्विस्ट होता है, जो नाइट्रोजिनेस एंजाइम होता है ना, वो ऑक्सीजन से बहुत डरता है। मतलब जहां पे ऑक्सीजन होगी वहां पे नाइट्रोजिनेस एंजाइम काम नहीं कर सकता, है ना। जहां पे ऑक्सीजन होगी वहां पे नाइट्रोजिनेस एंजाइम काम नहीं कर सकता। अब ऑक्सीजन से नाइट्रोजिनेस को क्या करना है, बचाना है। तो उसको बचाने के लिए भी नोड्यूल्स में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। कौन सा एंजाइम, लैग हीमोग्लोबिन, ठीक है। नाइट्रोजिनेस को ऑक्सीजन से बचाने के लिए नोड्यूल्स में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, लैग हीमोग्लोबिन। लैग हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन को रिमूव करना। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना, नाइट्रोजिनोस के आसपास भी ये ऑक्सीजन को नहीं आने देगा। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीके से था। अब देखो एनसीईआरटी में एक रिएक्शन दी हुई है, इससे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखो हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन की, क्या होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन, सिंपल सा क्या होता है, नाइट्रोजन का N2 का किस में कन्वर्ट होना, अमोनिया में कन्वर्ट होना, ठीक है। तो यहां पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखो N2 यानी दो नाइट्रोजन के एटम यहां पे कन्वर्ट हो रहे हैं, तो कितने एटीपी का यूज हो रहा है, 16 एटीपी का यूज हो रहा है। और क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि एक नाइट्रोजन का एटम, या ऐसे पूछ लिया जाए कि एक अमोनिया, है ना, यहां पे दो मॉलिक्यूल अमोनिया के बन रहे हैं, कि एक मॉलिक्यूल अमोनिया का बनाने के लिए कितने एटीपी का यूज होगा, सिंपल सी बात है 8 एटीपी का, है ना। दो के लिए कितना हो रहा है 16, तो एक के लिए कितना होगा 8 एटीपी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो हमने बात की थी कि प्लांट की लीव्स में क्या बन जाता है, अमोनियम आयन बन जाता है, अमोनियम आयन। और अमोनियम आयन से हमें क्या बनाने थे, अमीनो एसिड्स बनाने थे, अमीनो एसिड्स, ठीक है। अब ये बनते कैसे हैं, एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वैसे बात करेंगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इसमें दो चीजें हैं, क्या, रिडक्टिव अमाइनेशन और दूसरी क्या है, ट्रांस अमाइनेशन, ठीक है। ये आपको रिडक्टिव वाला तो थोड़ा याद ही करना पड़ेगा कि अमोनियम आयन अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके, यहां एनर्जी का यूज होता है, रिएक्ट करके क्या बना देगा, ग्लूटामिक एसिड बना देगा। और एंजाइम कौन सा यूज होगा, ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेस। अमोनियम आयन अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, ग्लूटामिक एसिड बना देगा। किसकी प्रेजेंस में, ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेस की प्रेजेंस में, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। और सेकंड है ट्रांस अमाइनेशन। ये आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना, ये कॉमन सेंस के बेसिस पे, ठीक है। देखो ट्रांस मतलब ट्रांसफर, अमाइनेशन मतलब अमीनो ग्रुप। ट्रांस मतलब ट्रांसफर, अमाइनेशन मतलब अमीनो ग्रुप। मतलब अमीनो ग्रुप की हमको क्या करनी है, ट्रांसफर करनी है, ठीक है। देखो ये है एक अमीनो एसिड, ये है एक अमीनो एसिड, ये है एक कीटो एसिड। अब आपको पूछना चाहिए कि ये अमीनो एसिड कैसे, तो हमने बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में किया था कि अमीनो एसिड क्या होता है, कार्बन पे एक अमीन ग्रुप हो, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो, एक हाइड्रोजन हो और एक कुछ भी हो सकता है, ये होता है अमीनो एसिड। और ये कीटो ग्रुप कैसे है, देखो C डबल बॉन्ड O, कीटोन में होता है ना C डबल बॉन्ड O, तो ये है एक कीटो एसिड, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इस अमीनो एसिड पे ये अमीनो ग्रुप है ना, ये सीधा सीधा ट्रांसफर होके इस कीटो एसिड पे लग जाएगा, है ना। ये अमीनो एसिड यहां से ट्रांसफर होके इस कीटो एसिड पे लग जाएगा, ठीक है। देखो R1 वाला क्या था, अमीनो एसिड था, अब यहां ट्रांसफर हो गया तो R1 वाला क्या बन गया, कीटो एसिड बन गया, है ना। R1 वाला इसके जैसे बन गया और ये क्या बन गया, अब ये वाला क्या, R2 वाला क्या बन गया, अमीनो एसिड बन गया, है ना। तो ऐसे ऐसे हम नए अमीनो एसिड बना सकते हैं। देखो हमने एक सिंपल सी बात की थी कि प्लांट को प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए, अमीनो एसिड, ठीक है। अमीनो एसिड में क्या होती है, अपनी नाइट्रोजन होती है, ये भी बात हमने की थी, ठीक है। तो एनसीईआरटी में जो बिल्कुल इस चैप्टर का लास्ट पैरा है उसमें लिखा हुआ है कि अगर हम अमीनो एसिड की बजाय अमाइड्स की फॉर्म में नाइट्रोजन का ट्रांसफर करें तो हमें फायदा रहता है। क्यों फायदा रहता है, क्योंकि अमाइड्स में, है ना, अमीनो एसिड की कंपैरिजन में अमाइड्स में ज्यादा नाइट्रोजन जा पाती है, ज्यादा नाइट्रोजन ये
कैरी कर पाता है, ठीक है। और कौन से अमाइड्स दिया हुआ है, एस्पैराजिन दिया हुआ है, ग्लूटामिन दिया हुआ है। एस्पैराजिन कौन से अमीनो एसिड से बनेगा, एस्पैरेटिक एसिड से बनेगा, और ग्लूटामिन जो अमाइड है वो कौन से अमीनो एसिड से बनेगा, ग्लूटामिक एसिड से बनेगा। और इसी के जैसे अमाइड्स में हमने ज्यादा नाइट्रोजन कैरी की, इसी के जैसे एक यूरिड्स का एग्जांपल दिया हुआ है। यूरिड्स किस में होता है, सोयाबीन में यूरिड्स की फॉर्मेशन हो जाती है, और यूरिड्स का फिर से वही काम है, ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन कैरी करना, ठीक है। तो यहां पे अपना ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।